वेदांत बोल रहा है कि हम PCCP1 के साथ ओसी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को रमेश जी सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो मैं क्लास के बाद उनसे मतलब बात करूंगा तो अपन कर लेंगे। जो बच्चे सुबह आ सकते हैं सुबह, जो इवनिंग में आ सकते हैं उनको इवनिंग। अपन 2 चॉइस देते हैं। चलो अभी तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। अपन ने लास्ट टाइम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा था, और मेरे ख्याल से नैतिक का एक मैसेज आया था कि सर आपने, एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में अपन से कहा था कि बताओ मैं कितने एल्कीन बना सकता हूं जिसके रिडक्शन से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन चाहिए ना, तो ऐसे बना देगा। एक है। दूसरा एल्कीन, थर्ड एल्कीन, फोर्थ एल्कीन। तो अपन कहेंगे सर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। कोई नहीं, तो फिर ये नहीं बना, ये तो नहीं बनाया ना आपने, तो फोर्थ एल्कीन। अब इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, इतने ही एल्कीन में। तो अब बनाना तो अपन को रिडक्शन से, एल्कीन बोला था ना कितने एल्कीन है, तो इन सब का अगर अपन कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा अपन को, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, आपको मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया ना पूरा स्कूल के लिए, तो अपन को डरना नहीं चाहिए ना फिर इस टाइप के क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात है यार, सर ने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड मोनोक्लोरो भी बताए थे, अब हमें एल्कीन बताना है जिससे कि ये बन जाए। तो डबल बॉन्ड लगा देते हैं ना, कितने जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे तो अलग अलग आइए कटेंगे, तो बता दे। कुछ कुछ पार्ट में मतलब तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, तुम प्रैक्टिस करो, बताओ। थोड़ा तो मतलब अपने आप पढ़ेंगे ना तो चलेगा, मतलब। और मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा ना, ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा कि जिसमें तुमको लगे कि सर उसमें बहुत कंसेप्ट था, आपको बताना कंपलसरी था। जैसे मुझे लगा कि यार मेल्टिंग पॉइंट वाला फ्रीजिंग, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ नहीं बताया आपने, तो मुझे लगा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया है तो मुझे पता था वो, जबकि मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बताया आपको। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बताया तो मुझे लगा कि देखो ना, बच्चे अपने आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाएंगे ना यार, बच्चों को मतलब इंजीनियरिंग करना है तो वो थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे। टेम्परेचर, तो वो अपना दिमाग कैसे लगाएंगे, वो कहेंगे देखो सर आपने मुझसे कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने ग्राफ ऐसे बनाया था, मतलब फ्रीजिंग के लिए आप टेम्परेचर कम करोगे, तो आपने कहा था 1 एटमॉस्फेयर पे ही फ्रीजिंग हो जाएगी, मतलब ग्राफ तो ऐसे बनता है ना। लेकिन तो मैं कहूंगा देख भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी, अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे बताओ। अब ये तो पक्का था कि सॉल्वेंट के बाद सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इससे तो कम ही होता है, नेगेटिव में होता है ना भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ी। तो अपन कहेंगे सर देखो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो आप कम ही बताओ, वाटर के लिए अगर लूंगा मोस्टली तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो टेम्परेचर तो आप इससे कम ही बताने वाले, मान लो -2 डिग्री बताया, तो आप मुझे ये बताने वाले हो कि डेल्टा टीएफ जो है, डेल्टा टीएफ जो है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे बताओगे आप। अब आप मुझे यही तो बताओगे कि देखो फ्रीजिंग जो, इसका फ्रीजिंग यहाँ होता है तो फ्रीजिंग सोल्यूशन का कहाँ होगा, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग कहाँ होगा, तो अपन कहेंगे और कम टेम्परेचर पे होता है। तो इसका मतलब है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ना, अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो जब आपने सोल्यूट ऐड किया होगा तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हमें फ्रीज करने के लिए और कम मतलब टेम्परेचर करना होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा, अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो मैं एक ऐसे ही ग्राफ बना लूंगा, तो अब ऐसे ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे आएगा सोल्यूशन के लिए। तो अपन कहेंगे ये फ्रीजिंग जो है तो यहां से तो थोड़ी ग्राफ बना सकते हैं, यहां कहीं से अपन ने ऐसे ग्राफ बनाया होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि देखो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये वाला प्योर सॉल्वेंट था, ये जहां आके फ्रीज होता होगा तो सोल्यूशन तो और भी कम पे आके फ्रीज होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा, अगर सॉल्वेंट यहाँ फ्रीज हो जाता है तो सोल्यूशन यहाँ फ्रीज होगा, तो यहां से अपन ग्राफ ऐसे बना लेंगे।
तो या तो आप ग्राफ ऐसे बना दो या फिर आप ऐसे बना दो, जैसे आप कहोगे कि ये मेरे पास बॉइलिंग वाले ग्राफ थे, तो फ्रीजिंग वाला ग्राफ जो होगा वो, जैसे यहाँ पर अपन ने बॉइलिंग बताया, तो मान लो कोई लिक्विड यहाँ आके फ्रीज हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा और वो मैं इजी बनाना चाहता हूँ, ये थोड़ा ऐसे 3-4 ग्राफ बनेंगे ना तो कंफ्यूजन भी होगा अपन। तो अपन कहेंगे देखो सर, सीधी सीधी बात है, वेपर प्रेशर अपन को गिवन है 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। अगर मेरा सॉल्वेंट यहाँ फ्रीज होता है, इस टेम्परेचर पे आके मेरा सॉल्वेंट फ्रीज होता है, टी ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरा सोल्यूशन जो है वो इससे कम टेम्परेचर पे आके फ्रीज होगा। मान लो यहाँ पर फ्रीज, तो सोल्यूशन जो फ्रीज होगा उसका भी तो एक ग्राफ बनेगा। तो अपन कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर, फिर यहाँ आता होगा। हाँ, तो ये 1 एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर थोड़ी है, हमें तो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो ग्राफ इस तरफ चाहिए। तो ये जो इन दोनों में डिफरेंस था ना, ये वाला, ये था अपने पास डेल्टा टी, डिप्रेशन। तो जो भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उससे कम होगा। इसका मतलब है सोल्यूशन में और कम टेम्परेचर होगा। तो अपन कहेंगे ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। और कम टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर, पहले ये वेपर प्रेशर था। हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लोअर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा कम। तो पहले अपन बॉईल कर रहे थे तो यहां से ग्राफ पढ़ रहे थे, अब अपन फ्रीज करेंगे तो ग्राफ अपन और पीछे पड़ेंगे। टेम्परेचर आप कम करोगे, मतलब कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा। तो उसमें बस इतना ही डिफरेंस। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट अपने आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है, ये तो दिमाग में अच्छे से पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो आप ग्राफ बताओ, आप क्वेश्चन दो, आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देख लेंगे अपन जो भी होगा। पहले अपन उसी शुरू कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ना पैरेलल में आ जाओ, किसके, पीसीसी के, PC1 के। अगर PC1 के पैरेलल में होगे तो वहां स्टूडेंट के लिए तो या तो मैं एक साथ भी बैच लगा सकता हूँ, अलग अलग भी लगा सकता हूँ, अपन ऐसे कर। चलो शुरू करते हैं। तो अपन एक पार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जिसको अपन कहते हैं GOC1 शुरू। GOC1 में अपन कुछ रूल्स बनाएंगे, और GOC2 में अपन मतलब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ मेनली डिस्कस करेंगे। लेकिन GOC1 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रूल्स बनाएंगे, और वही रूल्स आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा आपको, आप वही रूल्स फॉलो करो। तो किसी भी रूल्स को अपन वायलेट नहीं करेंगे। मैं भी बार बार याद दिलाऊंगा, देखो अपन ने ऐसे रूल्स बनाए थे, उसे अपन वायलेट नहीं कर सकते। तो अपन लिखेंगे द फैक्टर्स गवर्निंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, गवर्निंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, गवर्निंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल। तो अपन वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसमें कि अपन देखेंगे कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गवर्निंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अपन को पढ़ना होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसको अपन आई से डिनोट करेंगे। रेजोनेंस और मीसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस अपन ने केमिकल बॉन्डिंग के लिए पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन मेन तो अपन यही पढ़ेंगे, मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे दैट इज पढ़ेंगे अपन दैट विल बी, इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, conjugation effect, and then we'll discuss the last one, that is electromagnetic effect. Electromagnetic effect तो chemical reaction में पढ़ना है। electromagnetic effect इसलिए अपन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बाकी तीन पे अपन काफी ध्यान देंगे। ठीक है, ये इफेक्ट्स अपन पढ़ेंगे। ये तीनों जो होता है ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं, वो मैं बताऊंगा जब मैं अपन डिटेल में अपन पढ़ेंगे। और ये टेम्पररी इफेक्ट, ये टेम्पररी, ये काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होंगे। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट गवर्निंग, दैट इज गवर्निंग द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द मॉलिक्यूल। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अपन लिखेंगे ना, जो अपन कोई भी मॉलिक्यूल लिखते हैं ना, कोई भी मॉलिक्यूल लिखेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपन लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हमें सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना।
अगर हमें सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ भागते हैं। मतलब पूरा जितना मॉलिक्यूल्स होता है ना, मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागते हैं जहां मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। अब ये सारा पार्ट डिस्कस करने से पहले अपन एक बार पहले देख लेते हैं कि भाई कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो अपन बार बार यूज करें। तो वो टर्म्स पहले अपन सीख लेते हैं, उसके बाद अपन उन पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले दो ये मिनट हटा सर, देता लिख हूँ। लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग लिख लो। तो पहले अपन पढ़ेंगे द टर्म्स विच आर फ्रीक्वेंटली। सो टर्म्स मतलब वी आर गोइंग टू राइट दैट यहाँ पर रिएजेंट्स लिखने। तो जो रिएजेंट्स अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज करेंगे ना, जिनको मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि भाई ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, तो अपन बार बार उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप पहले वही बता दो कौन कौन से रिएजेंट हमें पढ़ने हैं। डन सर। ठीक है, तो मैं इनको हटा देता हूं। और अभी मैंने अपन ने पीसीपी वन वाले क्लास में सिर्फ इंडक्ट इफेक्ट का थोड़ा शुरुआत ही किया। आई थिंक इंडक्ट इफेक्ट चल रहा है उनका। तो पहले रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो रिएजेंट्स में सबसे पहले अपन लिख लेते हैं द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल को अपन ई पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज लिख के मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, so are electron seeking group, electron seeking group, thus always react, thus always react, right, at the electron rich site of the substrate. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो जो रिएक्टेंट होगा उसके मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे ये रिएक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उस इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कई बार अपन को डिसाइड करना होगा, मेरे पास ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीक, वो भी हो सकता है। तो ये बेचारा इन दोनों में से किसी एक साइड से रिएक्ट करेगा। किससे करेगा? यहाँ उसको इलेक्ट्रॉन में कोई ब्रेक नहीं करना है, या तो बॉन्ड ब्रेक करके रिएक्ट करना पड़ेगा, या तो फ्री में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो फिर वो वहां पर रिएक्ट करेगा जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगा। तो वो रिएक्शन में पढ़ेंगे अपन। अभी तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं वो देख। एग्जाम्पल के लिए लिखूंगा तो मैं कहूंगा भाई देख, ऑल कैटाइन्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल कैटाइन्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ऑब्वियसली बात है, कैटाइन्स होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो कहेंगे। सो ऑल कैटाइन्स विल बी द इलेक्ट्रोफाइल्स। बट थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्यों बताता हूं। तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर H प्लस साइन ना लिखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। Cl Br I, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। कोई भी अपन NO2 पॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हैं, कोई भी कैटाइन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। एनी कैटाइन वी कैन राइट, जो भी कैटाइन अपन लिख सकते हैं वो सारे के सारे अपन इलेक्ट्रोफाइल एज्यूम कर। तो NO पॉजिटिव हो गया, देन विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। जो भी आप लिखोगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है मैं उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलता हूं। जिस पे भी आप पॉजिटिव चार्ज लिखोगे मैं उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलता हूं। बस आपको पॉजिटिव चार्ज लिखना है उस पर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो अपन कहेंगे सर इन दोनों पे भी तो पॉजिटिव चार्ज था, इनको भी लिख देते हैं। भाई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और उनको इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन अपन को पता है अमोनियम आयन में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, और नाइट्रोजन के पास अपन को पता है इस ये S2 2s2 और P3 होता है। सो 3 ऑर्बिटल थे, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और जो उसके पास लोन पेयर था उसको भी उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। ये H प्लस आइन वहीं से तो है, H प्लस आइन था मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल था उसके पास, तो ये लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब इसके पास कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन ले सके, डी ऑर्बिटल होता नहीं,
इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो इसके पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जहां ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर इसके पास कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जहां ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो अपन कहेंगे इस केस में ये, इधर अपन बताएंगे दैट विल बी there is no orbital where it can accommodate the electron, so it cannot act as a electrophile, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑर्बिटल चाहिए और सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अपन कहेंगे भाई अमोनियम आयन में ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, दैट पार्ट इज नॉन टू अस, वो अपन को अच्छे से पता है। ठीक है, तो अपन चेक कर सकते हैं भाई, नेक्स्ट वी कैन राइट दैट all molecule in which central atom is electron deficient, तो ऑल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप लिख दो रे, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इट्स अ लुईस एसिड, सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका मतलब है आप ये बोल रहे हैं ऑल लुईस एसिड्स, बिल्कुल मैं सारे लुईस एसिड्स की बात कर रहा हूं, सारे के सारे जितने भी लुईस एसिड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, they will be the electrophiles, अपन उनको भी electrophiles बोलेंगे। तो अपन कहेंगे लुईस एसिड्स में ठीक है AlCl3 है, BH3 है, इसको हैलोजन कोई भी लिख सकते हैं, BeH2 हो जाएगा, we can write there so many Lewis acids are there, ना, BeCl2 है, they all have electron deficient central atom। अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, विल से दैट दे आर लुईस एसिड्स। ठीक है, तो दे आर लुईस एसिड्स, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सो अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसका मतलब दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, इफ दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल दे विल ऑलवेज ट्राई टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर साइड, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। अगर इसमें लुईस एसिडिक कैरेक्टर अपन को चेक करना है तो अपन ऐसे बता भी सकते हैं एग्जांपल लेके, एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मुझे कोई एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो मैं ऐसे चेक कर भी सकता हूँ, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, which acid is most acidic among all these, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो बताना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक BI3 होगा, why not BF3, BF3 क्यों नहीं होगा, तो अपन कहेंगे BF3 में बैक बॉन्डिंग, बिल्कुल, तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो अपन को पता है भाई बैक बॉन्डिंग के केस में व्हाट विल हैपन, BF3 में बोरॉन विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, बैक बॉन्डिंग पढ़ रखा है अपन ने, तो बोरॉन विल फील इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो फिर इधर बैक बॉन्डिंग होगा। सो बोरॉन और क्लोरीन के बीच में स्मॉलेस्ट बॉन्ड है, तो ये जो ओवरलैपिंग होगा वो मोस्ट इफेक्टिव होगा अमंग ऑल दिस। अगर स्मॉल बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड होने की वजह से मोस्ट इफेक्टिव होगा, तो मोस्टली दिस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, बोरॉन विल फील उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज Bi3, BBr3 एंड BC। बिल्कुल ठीक है, आपने तो बताया, बता भी सकते हैं लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज फॉर दैट इज द salts of P block metal, P block metals, अच्छा P block तो नॉन मेटल्स होते हैं, नहीं नहीं, P block में मेटलाइड्स भी होते हैं, ऐसे वो स्टेप्स जैसे अपन बनाते हैं, तो स्टेप्स के उस तरफ जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर 17 इन नंबर, और जो मेटलॉइड्स का जो स्टेप्स होता है उसके नीचे जो होते हैं दे आर मेटल्स। अगर उनका कोई भी सॉल्ट होगा तो दे आर लुईस एसिड, सो salts of P block metals and D block metals. So P block metal due to the presence of empty d orbital, due to presence of empty d orbital, अब P block है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन सिर्फ p ऑर्बिटल में ही होगा, मतलब उसका d ऑर्बिटल तो खाली पड़ा होगा। So like that we are writing. So due to presence of empty d orbitals, ठीक है, empty d orbitals,
and P block metal and D salts of D block metal and salts of Cl4, उसके पास empty orbital होगा, D orbital होगा. Even SbF5 that is a very strong Lewis acid और इसके पास तो octet expanded है, फिर भी D electrons होने की वजह से that can act as electrophile. DiCl3 can act as electrophile. Then we can write that few of them like ZnCl2, FeCl3, NiCl2, these are D block elements. तो इनके भी कुछ salts अपन बता सकते हैं, that is Lewis acids due to the presence of D orbitals. तो अपन ऐसे बता सकते हैं. D we can write that if large number of electronegative atom, अगर central atom से बहुत सारे electronegative atom आ जाए, number of electronegative atoms are attached to the central atom. Negative atoms are attached to central atom. To central atom. So central atom जो होगा ना, that can act as a Lewis acid. Central atom, then it can behave as electrophile. Behave as electrophile. अब होगा क्या ना, जैसे अपन लिखेंगे ना, मान लो अपन लिख लेते हैं PCl, तो अपन क्या करेंगे भाई, देखो अगर PCl5 लिखा ना मैंने, तो PCl5 में क्या होगा, 5Cl आर अटैच्ड. अभी 5Cl अटैच्ड होगा तो हर एक पे अपना ACl पे अपना डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा. अगर इतने सारे डेल्टा नेगेटिव चार्ज फास्फोरस Cl पे अटैच्ड हैं, तो ये सारे के सारे डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऐसे आ रहे होंगे भाई, एक इस बॉन्ड की वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव. तो इसका मतलब है फास्फोरस के पास 5 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. तो 5 delta positive charge मतलब phosphorus will be highly electron deficient. If phosphorus is highly electron deficient, वो बाकी दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सकता है. तो अपन कहेंगे अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप अटैच कर दो, तो भी उस केस में मैं उसको सेंट्रल एटम को लुईस एसिड जैसे बिहेव करवा दूंगा. राइट ना, तब तो अपन उसको लुईस एसिड जैसे बिहेव करवा दो अगर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना अटैच्ड है सेंट्रल एटम से, तो अपन सेंट्रल एटम को लुईस एसिड जैसे बिहेव करवा सकते हैं. तो मैंने मोस्टली वो मॉलिक्यूल्स लिख दिए जिनको हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जो भी मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा हूं, मेनली वो इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा हूं जो हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं उसको यूज करेंगे. तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो होंगी ना हमारे पास, वो ऑलरेडी जब भी हम रिवाइज करेंगे हमें पता रहेगा कि सबने हमें बता रखा है. तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिन्हें हमें बताना है. इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक है. इसके पास 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 2 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक. तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो हमें मतलब अलग अलग करके इलेक्ट्रोफाइल्स को पढ़ना है. दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स विल से. तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक अगर हम कहेंगे, इनमें स्ट्रेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कैटाइंस होते हैं. उसके बाद फिर अपन इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे जिनमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. उसके बाद अपन कहेंगे जिनमें पी ब्लॉक मेटल सॉल्ट होते हैं, और उसके बाद अपन कहेंगे जिनमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होते हैं, उनको अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे. तो इसका मतलब है अगर मुझे सर स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए आया तो अपन कहेंगे सबसे पहले आप कैटाइंस को प्रेफरेंस देना, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उनका होगा. उसके बाद आप लुईस एसिड का स्ट्रेंथ बताना, उसके बाद आप पी ब्लॉक मेटल के सॉल्ट का स्ट्रेंथ बताना, और फिर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अपन ऐसे लिख सकते हैं. अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ लिखना है तो 1 2, अपन ने एबीसीडी लिया है तो अपन भी एबीसीडी ले लेते हैं. ए वाले ज्यादा एसिडिक होंगे बी वाले से, ज्यादा एसिडिक होंगे सी वाले से, ज्यादा एसिडिक होंगे डी वाले से. तो इस टाइप से अपन ऑप्शन में ढूंढ के बता सकते हैं कि विच विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स.
अगर हमारे दिमाग में किसी ने कहा कि भाई हमको इलेक्ट्रोफाइल वर्ड हमने लिखा हुआ देखा और हमारे दिमाग में ये सब आ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन चार में से किसी एक पॉइंट की बात करने वाले हैं, राइट। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और इन सब के प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करेंगे। फिर अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू ही किया है अपने, फर्स्ट वर्ड ही लिखा है। चलो सेकंड वर्ड लिख के देखते हैं अपन को क्या करना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे दैट इज द अदर रिएजेंट दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। जो दूसरा रिएजेंट है वो अपन को कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है बिल्कुल अपन रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखना है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल में अपन ने लिखा दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे these nucleophiles are electron rich, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स काफी होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच है तो अपन कहेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तब तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे, तो डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। दे ऑलवेज रिएक्ट एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, तो अपन कहेंगे पहले रिच साइट पे क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था तो रिच साइट पे अटैक करते थे, अब तो उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन है तो ये रिएक्ट करेंगे डेफिशिएंट साइट पे, इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। तो अपन इसको डेफिनेशन में मतलब इलेक्ट्रोफाइल विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट द न्यूक्लियोफाइल विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, ये अपन को पता है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रॉन रिच ऐसे बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच साइट अपन ऐसे बता सकते हैं। तो शुरू करेंगे अपन। तो अपन से पूछा कि भाई पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में विच इज स्ट्रॉन्गर, इट विल बी द पी ब्लॉक, इसलिए मैंने उसको सर्कल किया। देन इट विल आल्सो डिपेंड, वो दोनों में मतलब कंपैरिजन आगे बताऊंगा मैं, अभी मैंने मतलब एकदम सारा कंपैरिजन नहीं लिखेंगे अपन, और भी बहुत सारा होगा मैंने, राइट ना। तो अपन मैं बताऊंगा धीरे धीरे, उसमें आप चिंता मत करो। मेरे दिमाग में चल रहा है वो कि मतलब बच्चे सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है सर, डी और पी में भी तो बता दो डिफरेंस क्या है। तो विल राइट दैट, अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑल एनाइंस लिख लेते हैं भाई, ऑल एनाइंस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच ना, सो विल से दैट एनाइंस में अपन लिख सकते हैं भाई अपने पास नेगेटिव एनाइंस होने चाहिए बस, NO2 नेगेटिव, Cl, Br, I, है ना, ये सब नेगेटिव चार्जेस लिखते हैं अपन। CH3 नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, भाई OH नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सेट्रा मतलब नेगेटिव चार्ज भी अपन कोई भी एनाइन लिख सकते हैं। तो अगर एनाइन है तो विल से दैट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, तो अपन बता सकते हैं। सेकंड वी कैन राइट दैट न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। तो अपन कहेंगे सर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इसमें एक्सेप्शन क्या, नेगेटिव चार्ज है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही उसके पास, मतलब उसको तो इलेक्ट्रॉन देना ही देना है ना, अगर नेगेटिव चार्ज है उसके पास तो इसको तो इलेक्ट्रॉन देना ही देना है। सो अगर नेगेटिव चार्ज है किसी के पास तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वो डोनेट करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन राइट एज, भाई इसमें ऑल मॉलिक्यूल्स, मैं यहाँ पर लुईस बेस लिखने वाला हूँ, जैसे अपन ने लिखा था ना जैसे लुईस बेस में यहाँ पर लिखने वाला, देयर इलेक्ट्रॉन रिच वी आर रेडी। सो अपन लिखेंगे ऑल मॉलिक्यूल्स इन विच central atom has at least one lone pair, at least one lone, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए एंड उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, एंड एज कंप्लीट। तो ऐसे भी नहीं होगा कि भाई लोन पेयर है लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर अपन उसे लुईस बेस कैसे बोल पाएंगे, लुईस बेस क्या होते हैं बिना। तो एग्जांपल अगर अपन लिखेंगे तो कहेंगे भाई देखो इसके पास लोन पेयर भी और ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसके पास एल्कोहल्स में ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर, फिनॉल्स में ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर, राइट, ऑक्टेट भी कंप्लीट भी है और लोन पेयर। ईथर्स में
तो अपन कहेंगे ईथर्स में भी यही होगा, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी, राइट। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, फिर मेरे पास ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर तो मैं, ये H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड, एसिड है लेकिन लोन पेयर होने की वजह से इट्स अ लुईस बेस। तो फिर मैं इसमें थायोल्स भी लिख सकता हूँ क्योंकि SH इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड इट कॉल्ड एज अ थायोल्स। थायोईथर्स भी लिख सकता हूँ। तो सभी लिखने की जरूरत नहीं, वी नो दैट इन सब में अपन सल्फर भी लिख सकते हैं। सल्फर लिखा तो H2S हो गया, थायोल हो गया, थायोफिनॉल हो जाएगा, थायोईथर हो जाएगा। दैट इज, अगर ऑक्सीजन की जगह अपन सल्फर लिखेंगे तो थायोईथर, थायोफिनॉल, थायोएल्स एंड H2S वी कैन राइट। NH3 दैट इज अमोनिया, अपन इसको भी लिख सकते हैं। और अगर एल्काइल ग्रुप लिखेंगे तो अपन को पता है दे आर कॉल्ड अमाइंस, तो अपन अमाइंस। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। वी कैन राइट द 2 डिग्री अमाइन आल्सो, 2 डिग्री अमाइन में भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 3 डिग्री अमाइन में भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वी नो दैट 3 डिग्री अमाइन में भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इवन इफ वी कैन राइट दैट, अगर मेरे पास एसिडिक एसिड है, वी नो दैट इट इज एसिड, बट इसमें इसके पास लोन पेयर्स है दैट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है सर, आप ये बताओ मेरे पास ऐसे गिवन है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता? ये लो, है तो लो, आपने कहा ना लोन पेयर होना चाहिए, लो लो, इसके पास तो इतने सारे लोन पेयर हैं, अब बताओ आप। तो अपन कहेंगे कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। रीजन आपने लिखा था कि सेंट्रल एटम हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसमें ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो दिस इज अ लुईस एसिड नॉट अ लुईस बेस, बिकॉज वो लुईस बेस होंगे जो न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ये तो नहीं लिख सकते अपन, इसको तो हटाना पड़ेगा अपन को। अच्छा बताओ दिस इज अ लुईस एसिड और नॉट, लुईस बेस और नॉट, ये लुईस बेस होगा क्या? लुईस बेस होगा सर। तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ना, अपन कहेंगे कार्बन के पास एक लोन पेयर लिखा है आपने, 2 Cl लिखे हैं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन के। सो अगर ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अपन कहेंगे ये लुईस बेस थोड़ी होगा, तो लुईस एसिड होगा, मतलब दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अगर मुझे ये लिखना है दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बन, इसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बन। अगर मैं इसको किस कैटेगरी में रखूंगा तो पहले तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर मुझे इस लिखना है तो आपने जो अभी पहले इसके इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाया था उसके पॉइंट नंबर बी में लिख दूंगा, क्योंकि बी में आपने लिखा था कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो दे आर लुईस एसिड्स। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लुईस एसिड्स। ठीक है ना, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। तो वो तो अपने लिए लुईस एसिड हो गया। तो अपन को अगर लिखना है तो अपन डाइक्लोरोकार्बन को लिख सकते हैं लुईस एसिड में, पॉइंट नंबर बी में लिख सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं भाई, ये डाइक्लोरोकार्बन लिखा है, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। अपन सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल को देखेंगे ना, अगर उसमें लोन पेयर है तो ऐसे नहीं कहेंगे वो लुईस बेस हो गया, पहले अपन चेक करेंगे भाई देख लो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा ऑक्सीजन, बताओ क्या होगा, तो अपन कहेंगे लुईस एसिड। लोन पेयर 3 दिख रहे हैं तो क्या है, उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अभी, राइट ना। तो ये तो लुईस एसिड जैसे हो जाएगा। तभी तो ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ही बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है लुईस बेस में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बी लिखना था अपन को, ये सी लिखना है। अब इसमें जो अपन को लिखना होता है ना, उसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं
ऑल ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मतलब एल्कीन एंड एल्काइन्स, एल्कीन एंड एल्काइन्स। आर इलेक्ट्रॉन रिच, so can act as nucleophile, so can act as nucleophile। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन रिच होता ना भाई। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड ना, तो इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, अगर पाई बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल इससे रिएक्ट कर सकता है पाई बॉन्ड से, बिकॉज वो काफी वीक होता है सिग्मा के कंपेरिजन। तो अपन कहेंगे जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है ना, वो सबके सब अपन क्या बता सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक जैसे एक्ट करेंगे। नॉट ओनली दिस, बेंजीन भी ऐसे ही करेगा। बेंजीन में भी, क्योंकि वहां तो 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन में, तो भी अपन उसे न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे कि वो न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहां से थोड़ा लिख लेते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ वीक पाई ऑफ वीक पाई बॉन्ड। तो इनमें ना वीक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से अपन उनको लिख सकते हैं दे आर राइट न्यूक्लियोफाइल्स। तो वीक पाई बॉन्ड अपन लिख देंगे ये ऐसे। सो पाई बॉन्ड वीक होते हैं तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल उन पे अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है तो वो से तक वो न्यूक्लियोफाइल। डी पॉइंट अपन लिख सकते हैं, दैट इज डी पॉइंट में कि ऑल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक। अब अपन कहेंगे सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, पहले तो ये बताओ। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और मेटल में बॉन्ड होगा, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बॉन्ड होगा बिटवीन द मेटल एंड कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो कोई एग्जांपल दो। तो कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जो अपन को पहले से पता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgCl बनता है, ऐसे बनाते हैं। मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। एल्काइल लिथियम भी होता है, एल्काइल लिथियम भी बनता है, इसको अपन एल्काइल लिथियम, ये एल्काइल ग्रुप होता है एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम ये आपने आईयूपीएक नेमिंग में पढ़ा हुआ है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन पढ़ते हैं एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। एल्काइल लिथियम भी मैंने आपको कोरेहाउस मेथड में बताया था जब मैंने इसको भी बनाया था, दैट इज कॉल्ड गिलमेंस रिएजेंट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, दिस इज कॉल्ड गिलमेंस रिएजेंट। A reagent that is dialkyl lithium cuprate, lithium cuprate, ठीक है, that is dialkyl lithium cuprate। और फिर अपन R2CD डाइल्काइल कैडमियम। तो इसको, ये तो गिलमेंस रिएजेंट था जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये डाइल्काइल कैडमियम है, डाइल्काइल कैडमियम, दैट इज एक्सेट्रा लिख देंगे क्योंकि मैंने ये 4 ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जिसको अपन अब फिजिकल का जो इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन आफ्टर सॉल्यूशंस, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड होगा, तो उसमें और भी बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा। ये सारे के सारे तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कार्बन मेटल में, वहां और भी बताऊंगा।
तो लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन चारों को ही पढ़ेंगे बस। इन चारों में भी आपस में स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे। अभी मैंने स्ट्रेंथ नहीं लिखा क्योंकि हमें पता था कि हम इसको अच्छे से पहचानते हैं, अपन ने इसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। वैसे तो ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे अपन। लेकिन मैं चाहता था कि अपन को पता रहे कि क्या करना है। अब इसमें जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बना रहने देते हैं ताकि अपन को दिखे, लेकिन अपन इस पे बता देंगे, इसको अपन डेल्टा लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। मैं पोलैरिटी बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट कहां पर होगा, एल्काइल पार्ट। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा। तो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट ये होता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट होगा वही तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है हमारे। अब हमें एक बात पता चल गया कि सारे के सारे एनाइंस, सारे लुईस बेसेस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ओलिफेंस, दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो हमें साफ साफ पता रहेगा कि भाई देखो, कभी भी हमें अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड दिखेगा तो हमको पता है, सर ने हमें पहले से बता रखा है, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें कहीं कोई हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब इनमें भी स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं। तो मोस्टली तो मैं स्ट्रेंथ ऑर्डर में ही लिख लेता हूं कि भाई जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था कि ABCD टाइप कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा हम इनको यूज करेंगे, फिर इनको यूज करेंगे, इनको एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री में यूज कर पाएंगे, इसलिए मैंने उनको ऑर्डर नहीं लिखा इस बार। सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे ए वाले, उसके बाद अपन लिखते हैं दैट इज डी वाला, फिर सी, और फिर उसके बाद फिर बी, और फिर सी वाले। दिस इज द स्ट्रेंथ। मतलब इनके बाद इनका स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेंथ होता है, फिर इनका स्ट्रेंथ होता है। दे आर द वीकेस्ट वन बिकॉज वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वीकेस्ट होते हैं। तो अगर हमें कभी स्ट्रेंथ बताना पड़ा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसका है, R2CD के नीचे पूछा अपन से किसी ने क्या लिखा हुआ, दैट इज डाई एल्काइल कैडमियम। CD तो कैडमियम हो जाएगा और दो एल्काइल ग्रुप, इसलिए मैंने वहां पर डाई एल्काइल कैडमियम लिखा। ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम लिखा हुआ है। तो अगर अपन को सबको समझ में आया अपन को करना क्या है और कैसे बताना है। थर्ड एग्जांपल का नाम मैंने लिखा है गिलमेंस रिएजेंट। गिलमेंस रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखते हैं अपन, वैसे ये गिलमेंस। ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है, तो पता चल गया। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएजेंट, हमें इलेक्ट्रोफाइल पता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, हमें न्यूक्लियोफाइल पता जो, राइट ना, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मतलब ये अपन ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर द रिएजेंट्स जो अपन रिएक्ट करवाएंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो अपन को पता रहेगा कि भाई हमें क्या करना है। मैं थोड़े से रिएक्शंस की भी बात करूंगा बट नॉट नाउ। अभी अपन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अब अपन आता है कार्बोकैटायन। तो व्हाट विल राइट दैट द कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, तो अपन करेंगे कार्बोकैटायन आल्सो कॉल्ड कार्बोनियमाइन, कॉल्ड कार्बोनियमाइन। अपन सबको पता है EM तो अपन तभी लिखते हैं जब पॉजिटिव चार्ज, जब कोई कैटायनिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे पोटेशियम, बेरियम, लाइक दैट ना। EM अगर आ रहा है तो इसका मतलब है आप कैटायन की ही बात कर रहे हैं। तो अगर किसी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज, अपन कहेंगे वो कार्बोकैटायन होगा। मॉलिक्यूल इन विच कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो R पॉजिटिव जैसे लिख देते हैं, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, एल्काइल ग्रुप है पॉजिटिव। तो अपन कहेंगे देखो भाई,
अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास ऑब्वियसली बात है 3 तो बॉन्ड होंगे। और पॉजिटिव चार्ज क्या, अपन तो हमें ये अच्छे से पता है, अगर किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर दो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने कार्बोकेटाइन भी ऐसे ही कुछ बना लिया होगा कि भाई कार्बन है, उसके 4 वैलेंस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और आपने एक बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर लिया होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर बॉन्ड होगा, आपने ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया तो वो कार्बोकेटाइन बना। और अगर ये खुद ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहा होता तो अपन कहते हैं ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब उस केस में नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो अपन उसे कार्बोनाइन भी। So the simplest carbocation is methyl carbocation. Is methyl carbocation, that is CH3 a positive methyl carbocation, the simplest one. जो simplest carbocation होता है वो methyl carbocation होता है। अब we know that अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर हमारे पास एक कार्बन है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और वो 3 तरफ से ऐसे बॉन्डेड होगा, ऑब्वियसली बात है अगर हाइड्रोजन होते हैं तो मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। अगर वो किसी एक तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है, दो तरफ से हाइड्रोजन से, अगर वो एक साइड से कार्बन से अटैच्ड है तो एक साइड से कितना भी चेन हो सकता है, लेकिन जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, इन 3 बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड में कार्बन बॉन्ड अटैच्ड है, तो अपन उसे कहते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। वैसे ये बात आपने अल्कोहल में भी हमें बता रखा है कि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, अगर वो कार्बन एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। अगर वो दो तरफ से अटैच्ड है तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर 3 तरफ से अटैच्ड है तो अपन उसे 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये पहले भी आपने बता रखा है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोल देंगे अपन, अगर वो दो तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो अपन उसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। आप इसे कार्बोकेटाइन की जगह कार्बोनियमाइन भी बोल सकते हैं। और अगर 3 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो अपन कहते हैं उसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी 3 तरफ से अटैच्ड है, कितना कार्बन है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी कॉल्ड एज 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ये अपन बता सकते हैं, दैट इज 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब अपन को एक बात पता है, द ग्रुप्स लाइक दीस आर कॉल्ड, जैसे अपने पास ऐसे क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, तो अपन सबको पता है दिस इज कॉल्ड विनाइलिक ग्रुप। ये विनाइलिक ग्रुप है, विनाइल ग्रुप होता है, ये अपन ने पढ़ा। अब विनाइलिक लिखो या विनाइल लिखो एक ही बात। अगर मैं कहूंगा इस बॉन्ड की जगह इस पे एक पॉजिटिव चार्ज लिख दूं तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन। तो फिर हमने तो एलाइलिक ग्रुप भी पढ़ा हुआ है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप, इसको अपन एलाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको अपन तो एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो मैं एलाइल कार्बोकेटाइन। और इसको अपन ने बेंजाइल ग्रुप लिख पढ़ा हुआ है कि बेंजीन से जो कार्बन एटम अटैच्ड है, अगर उससे दो ही हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसको अपन बेंजाइल बोलते हैं। एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो बेंजल बोलते हैं, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है, अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसको अपन बेंजो बोलते हैं। तो ये बेंजाइल है क्योंकि बेंजीन से जो कार्बन एटम अटैच्ड है उस पे दो हाइड्रोजन है, तो ये दिस कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अपन बता सकते हैं व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, व्हाट इज एलाइलिक, व्हाट इज विनाइलिक। वो ग्रुप होते हैं जो अपन ने सब्स्टिट्यूएंट जैसे पढ़े हुए हैं इन द आयोपेक्टिक, वो अपन को याद। अगर हम कार्बोकेटाइन को देखेंगे तो वी आर एबल टू टेल दैट कि भाई देख 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके अलावा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है स्पीड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल, these are electron deficient, are electron deficient, so act as electrophile.
अब इलेक्ट्रोफाइल को अपन पूरा नहीं लिखेंगे, हमेशा ही पॉजिटिव। हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस विल बी sp2 मेनली, जो अपन को गिवन है वो उससे अपन बता सकते हैं दे आर इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकैटायन हमको पता है दैट इज व्हाट इज, अगर अपन लिखते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो हमें पता है कि आप किसको 1 डिग्री बोल रहे हैं, किसको 2 डिग्री बोल रहे हैं, किसको 3 डिग्री। विनाइलिक बोला तो क्या समझना है, एलाइलिक बोला तो क्या समझना है, बेंजाइलिक बोला तो क्या समझना है, क्योंकि विदाउट हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े। तो हमें टर्म्स पता है कि आप किसको क्या बोलने वाले हैं, दिस इज कार्बन। हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ उनके नाम जानना है, हमें टर्म्स जानना है कि आप किसको क्या बोलोगे। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हमें अगर 3 डिग्री बनाना है तो आप इस कार्बन को 3 तरफ से कार्बन से अटैच करो, बाकी जगह आप क्या लिखते हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस जिस कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो वो कितना साइड से कार्बन से अटैच है, वो हमारे लिए डिग्री। सिमिलरली जैसे अपन ने कार्बोकैटायन में लिखा, अपन दैट इज कार्बोनाइन, तो ऑल्सो कॉल्ड, ऐसा इसको ईएम तो बोल नहीं सकते क्योंकि अपन ईएम तो सिर्फ कैटायन को बोलते हैं, ये तो नहीं बोल सकते। तो फिर मैं इसको बोलूंगा द मॉलिक्यूल इन विच कार्बन हैज अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज अ नेगेटिव। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, अभी आपने बताया तो था कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इससे अटैच्ड होगा, तो जैसे MgCl है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऐसे ब्रेक कर दूंगा मैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द सिंपलेस्ट वन विल बी द मिथाइल कार्बन, द सिंपलेस्ट इज मिथाइल कार्बोनाइन। बिल्कुल वैसे ही अपन इसमें भी लिख लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे नेगेटिव चार्ज लिखूंगा तो मैं इसको कार्बोनाइन लिख लूंगा, अपन सबको पता है। आप इस पे नेगेटिव चार्ज लिखोगे, मैं इसको कार्बोनाइन कर दूंगा। इसको नेगेटिव चार्ज लिखो, मैं इसको भी कार्बोनाइन कर दूंगा, टर्शरी कार्बोनाइन। विनाइलिक कार्बोनाइन कर दूंगा, एलाइलिक कर दूंगा, बेंजाइलिक। एंड अपन सबको पता है कि भाई अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो मैं sp3 लिखूंगा, क्योंकि दिस नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ लोन पेयर ना, जिस जो यहाँ पर ये पेयर प्रेजेंट है, इससे अपन को उससे बताना पड़ेगा कि वो भी एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट होगा, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो एक s और 3 p होंगे तो sp3 होगा। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, ऑब्वियसली बात, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर भी है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो फिर मैं उसे न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बताऊंगा। लेकिन अपन एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, या तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, राइट। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अपन कहेंगे एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो ये तो sp हाइब्रिडाइज होगा। ये हाइड्रोजन भी है ना इसमें, तो sp2 बता देंगे, एक हाइड्रोजन भी है ना इसमें, तो अपन sp2 बता, ये sp2। तो उस टाइप से अपन चेक करेंगे भाई कि भाई उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो उधर डबल बॉन्ड वगैरह देख के अपन को उसके हिसाब से बता, तो अपन बता। सो दिस इज अबाउट द कार्बन। अब जैसे अपन ने कार्बोनाइन लिखा हुआ है ना, वैसे ही मैं एक दूसरा और रिएजेंट लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब इसमें अगर मैं फ्री रेडिकल लिखूंगा तो थोड़ा सा पार्ट अपन ऐसे ले लेते हैं, पहले तो अपन ये चेक करते हैं व्हाट इज फ्री रेडिकल।
पहले तो ये चेक करते हैं कि व्हाट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो होंगे जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल होता है when an atom or molecule has odd number of electrons. When an atom or molecule have odd number of electrons, तो अपन उसको फ्री रेडिकल कहेंगे। थोड़ा थोड़ा अपन को आइडिया पहले से है, वो कैसे? फ्री रेडिकल में मैं इसको भी हटा ही लेता हूँ बिकॉज मुझे इसमें ही अपन चेंज करके लिख सकते थे, लेकिन अपन हटा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया अपन को पहले से है रेडिकल का, फ्री रेडिकल का। और भी कुछ बताने के लिए था लेकिन मैंने अभी, अच्छा इतना नोट करने दीजिए। स्वास्थ्य पहले बोलना था ना बेटा, मैंने हटा ही दिया। चलो कोई बात नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव कैटाइन और एनाइन में अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, आप बाद में भी लिख सकते हो, एक जैसी था दोनों, एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह नेगेटिव चार्ज। अब देख फ्री रेडिकल में तो अपन ने क्वेश्चंस भी किए, मैंने आपको क्वेश्चन भी बना के दिए हुए हैं रेडिकल। अगर ब्रोमीन है अपने पास, है ना, और अपन ने कहा भाई देखो ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करने हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Br2 is, सपोज मुझे गिवन है ऐसे 236 किलो कैलोरीज होता है, किलो कैलोरी, ये बॉन्ड एनर्जी था जूल्स पर, इतना एनर्जी देना। अभी ये नहीं लिखना, मतलब मैं तो समझा रहा हूं कि अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, हमें सिर्फ पता नहीं था। तो बॉन्ड अगर सेंटर से ब्रेक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे आ जाएंगे, तो भाई दोनों ब्रोमीन के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए। अगर दोनों ब्रोमीन के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? फ्री रेडिकल हो जाएंगे। अपन ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि भाई इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बताओ, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कैसे। तो अपन ने कहा था अच्छा कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो अपन ने कहा था बताओ इसका एनर्जी, और अब अगर वेवलेंथ भी पूछ सकता हूं मैं, कितना वेवलेंथ होना चाहिए उस लाइट का जिससे कि ये ब्रेक हो जाए। तो अपन ने क्या किया था, एनर्जी दे तो रखा है, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है ना, तो हाँ पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लेते हैं, आपने बताया तो है रिलेशन। वन एटम के लिए पर मोल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वन एटम, वन मॉलिक्यूल, राइट। तो अपन क्या करेंगे इसको, दिस इज फॉर वन मोल, तो दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी अपन को पता चल गया, तो 236 डिवाइड बाय एन, ये हो गया वन मॉलिक्यूल के लिए किलो जूल्स में, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 3 से, तो जूल्स में हो गया भाई, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा कैलकुलेट कर लो, एच और सी का प्रोडक्ट मैंने आपको बता रखा है। सॉल्व कर लो, लैम्डा आ गया ओ भी मीटर्स में, ये लो भाई अपना आंसर आ गया। तो अपन इसको सॉल्व करके बता देंगे कि कितने, तो ये जो बने थे ना यार, इसको ब्रेक करने के बाद दे आर रेडिकल्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो ठीक है, हमें तो ये पता है कि भाई अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉन्ड को, नॉट ओनली दिस, किसी भी बॉन्ड को आप सेंटर से ऐसे ब्रेक करो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, उसका इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में अगर सेंटर से ब्रेक करोगे तो हमेशा क्या बनेंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा तो दैट विल बी अ रेडिकल। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल और एटम, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल और एटम जिसके पास, राइट ना, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल और एटम जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अपन उसे रेडिकल। तो ठीक है भाई, सेंटर से ब्रेक करेंगे तो विल गेट द रेडिकल। तो अब क्या करेंगे अपन, जैसे
अपने पास ऐसे की मैंने, तो अपन इसको भी सेंटर से ब्रेक कर सकते हैं, तो विल गेट दैट कि भाई अच्छा ठीक है, मेरे पास ये 3 रेडिकल बन गया और ये भी रेडिकल बन गया, तो दिस विल बी अ मिथाइल रेडिकल, तो दिस विल बी अ मिथाइल रेडिकल, द सिंपलेस्ट रेडिकल। सो जो सिंपलेस्ट रेडिकल होगा ना कार्बन रेडिकल, वो मिथाइल रेडिकल होगा। तो दिस इज मिथाइल रेडिकल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, व्हाई इट इज सो, बिकॉज हम अगर कोई ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो फिर ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, वी गॉट 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसमें तुमको रेडिकल मिल गया भाई, ये हाइड्रोजन, थोड़ा आपको पता है कि वो हाइड्रोजन, राइट ना, तो अपन बता, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब जैसे इसमें था कि भाई जिस कार्बन पे रेडिकल है वो अगर 3 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री, अगर एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, और प्राइमरी रेडिकल, ये प्राइमरी रेडिकल होगा। अगर वो 2 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, देन इट विल बी अ 2 डिग्री रेडिकल, या फिर सेकेंडरी रेडिकल, और सेकेंडरी रेडिकल अगर वो 3 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो अपन कहेंगे भाई वो 3 डिग्री रेडिकल, या फिर टर्शियरी रेडिकल। और अगर वो ऐसे के बने अपन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो विनाइल रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगर अपन CH2 ऐसे बनेंगे तो एलाइल रेडिकल, और अगर अपन PH CH2 ऐसे रेडिकल बनेंगे तो बेंजाइल रेडिकल। दीस आर द, इनको अपन रेडिकल बोलेंगे। तो अगर मुझे ऐसे के बने, तो फिर तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, कार्बन 2 तरफ से कार्बन से अटैच है ना, 2 डिग्री रेडिकल। अब रेडिकल को अगर अपन चेक करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो आपने पहले ही बता दिया कि भाई इस ऑड इलेक्ट्रॉन को अपन काउंट नहीं करेंगे, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है इसमें, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो अपन बता सकते हैं इसमें कार्बन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और हाइब्रिडाइजेशन अपन को ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगा, या उसे जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां वो अटैक करेगा। दिस विल बी दैट फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल के अलावा अपन को जो लिखना होता है दैट इज, अपन थोड़ा सा कार्बीन्स भी लिख सकते हैं। कार्बीन्स अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कार्बीन मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि अपन ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको कोई एक बुक तो बताऊंगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बुक में वो कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए अपन को बुक सॉल्व करने के लिए टर्म्स सारे आने चाहिए, तो अपन बुक सॉल्व करेंगे। सो कार्बीन्स की अगर अपन बात करेंगे तो द मॉलिक्यूल इन विच, द मॉलिक्यूल इन विच, उनको अपन कार्बीन कहते हैं। द मॉलिक्यूल इन विच, ये मॉलिक्यूल मतलब इंटरमीडिएट जैसे बनता है, इंटरमीडिएट बनेगा मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में बीच में बनता है। सो द मॉलिक्यूल इन विच, अपन ऐसे बोलते हैं उसको, द मॉलिक्यूल इन विच, ठीक है। सो बीच में मतलब इंटरमीडिएट जैसे अगर ये बनेगा तो अपन बता देंगे द मॉलिक्यूल इन विच, मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट, सो इंटरमीडिएट इन विच out of 4 valence electron of carbon, out of 4 valence electron of carbon, valence electron of carbon, of carbon, 2 are bonded with sigma bond, with sigma bond,
and other two are present as free electron, and other two are present as free electrons. तो मैं उनको कार्बिन बोलूंगा. Then they are called carbons. They are called carbons. सबको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को बताने की जरूरत नहीं है अपन को, है ना. 2s इलेक्ट्रॉन एंड p इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन को पता है. और इसको भी अनपेयर्ड बना सकते हैं अपन, ये भी अपन को पता है. और आई कैन राइट लाइक दिस. भाई एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं इन तीनों में भी रख सकता हूं. तो मेरे पास चॉइस होगा कि मैं इन दोनों से भी बॉन्ड बना सकता हूं या इन दोनों से बॉन्ड बना के दो को अलग अलग भी रख सकता हूं. दैट इज अ चॉइस. तो अपन कहेंगे देखो, अगर कार्बन के पास वैसे अपन को दिख रहा है, अगर मैं इस वाले की बात करूं, पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आई विल हैव लाइक दिस. एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन लिख लेता हूं, द 2 सिग्मा बॉन्ड्स. मैं यहां से 2 सिग्मा बॉन्ड बना लूंगा इन दोनों से, और एक ऑर्बिटल में वो लोन पेयर रख लूंगा. तो मैं एक ऑर्बिटल खाली रखूंगा और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रख सकता हूं. तो एक ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, और 2 सिग्मा बॉन्ड. तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन रखे थे मैंने, यहां पर मैं दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं. यहां पर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रखे. ऑब्वियसली बात है, बनाने की जरूरत नहीं, हमें पता है वो अपोजिट स्पिन होंगे अगर एक साथ किया. 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे प्रेजेंट. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इसको अपन कहते हैं सिंगलेट कार्बिन. और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इसको अपन कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन. अगर अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है तो उसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन. The simplest carbene is methylene carbene, CH2, like that. The simplest carbene is CH2 carbene, that is methylene carbene. इसको अपन methylene carbene कहते हैं, जो सिंपलेस्ट होगा. बाकी और भी लिख सकते हैं अपन, जैसे डाइक्लोरोकार्बिन था, वैसे भी लिख सकते हैं अदर कार्बिन से. हैलाइड्स ज्यादा कार्बिन बनाते हैं, जैसे डाइफ्लोरोकार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइब्रोमोकार्बिन है, डाइआइडोकार्बिन. मोस्टली सिंगलेट कार्बिन बनते हैं. इनके पास लोन पेयर भी है, इनको पता है, लेकिन दे आर लुईस एसिड्स. मैंने आपको डाइक्लोरोकार्बिन अभी बताया था. अगर मुझे इनको स्टेबिलिटी बताना है, इनका स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन, तो अगर मुझे इनका स्टेबिलिटी बताना है तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फ्लोराइड वाला या आइडो वाला? ऑब्वियसली बात है, दोनों में से कोई एक होगा. उसके हिसाब से अपन अपना ऑर्डर बना देंगे. तो वैसे दोनों में से किसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? फ्लोरो वाले को. एक आंसर मेरे पास फ्लोरो वाला आया. तो अपन कहेंगे फ्लोरो वाला बिल्कुल करेक्ट है. बिकॉज फ्लोरो वाले में क्या होगा, देयर विल बी बैक बॉन्ड. इसके पास लोन पेयर और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल. अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो इसका तो कार्बन विल फील कि इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट.
और फ्लोरीन में सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा. So this will be more stable than this. That would be the stability order due to the back bonding. Due to back bonding. ये स्टेबिलिटी बस ड्यू टू द बैक. ये कार्बिन्स होता है. हमें कार्बिन्स के बारे में बस इतना ही आइडिया होना चाहिए अभी. एक तो स्टेबिलिटी और दूसरा कार्बिन है क्या. इट्स इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा. इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा अगर हमसे कोई कार्बिन पूछेगा तो हम बता सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. आप सिंगलेट की बात कर रहे हो डबलेट ट्रिपलेट की बात कर रहे हो. जैसे कार्बिन होता है वैसे नाइट्रेन भी होता है.